अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बांझपन का इलाज मुमकिन है लेकिन कैसे। तो इसकी तफसील इसी वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे मुआशरे में आम रवाज है कि शादी के बाद बहुत जल्द ख़ानदान के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात शुरू कर देते हैं। हर एक को ये फ़िक्र होती है कि नए जोड़े के यहाँ बच्चे की आमद कब होगी। आमतौर पर 80% से ज़ायद लड़कियों में शादी के 1 साल बाद विलादत के आसार ज़ाहिर होते हैं। 10 से 20% लोग जो इब्तदाई तौर पर औलाद की नेमत से महरूम रहें सख्त ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं। उन्हें अजियत देने में सबसे ज़्यादा हाथ उनके अपने चाहने वालों का होता है। घर के बुज़ुर्ग, ख़ासकर ख़वातीन, हर वक्त के सवाल व जवाब और मशवरे से ऐसे जोड़ों की ज़िंदगी अजीरन कर देती हैं। एक तो उनका अपना एहसास महरूमी और फिर लोगों के सवाल व जवाब उन्हें जीने नहीं देते। ये लोग हद से ज़्यादा ज़हनी दबाव और अजियत का शिकार होते हैं। ला औलादी के मसले के शिकार 10 से 20% लोगों में से तकरीबन आधे लोग इलाज के बाद माँ बाप बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग मायूस और परेशान हो जाते हैं, इसलिए हर किस्म के असली और जेली डॉक्टर असली और जेली पीरों के पास जाते हैं और अक्सर औकात नुकसान भी उठाते हैं। अक्सर देखा और सुना गया है कि बाज़ शादीशुदा लड़कियां जेली पीरों के पास जाकर ना सिर्फ अपना पैसा ज़ाया करती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ये जो जेली पीर होते हैं उनके हाथों अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर शादी के 1 साल बाद तक औलाद ना हो तो मियाँ बीवी दोनों किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। चंद टेस्टों के ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि इनके यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही है। ला औलादी की वजह मालूम करने के लिए बुनियादी तौर पर मदरजा झैल टेस्ट करवाए जा सकते हैं। पहला जो टेस्ट है वो शौहर के मादे तौलीद यानी सेमन का टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट बीवी के बैज़दानी के काम यानी हर महीने एक अंडा बनाने की सलाहियत का टेस्ट। जबकि तीसरा जो टेस्ट है वो बीवी की ट्यूब नल्ले के काम का टेस्ट होता है। तौलीदी मादे का टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है और चूँकि ला औलादी के मामले में मर्दों के तौलीदी मादे यानी सेमन की खराबी बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 50% ला औलाद जोड़ों में खराबी मर्दों में ही पाई जाती है। इसलिए पहले मरहले में यही टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट में मादा तौलीद में सेमन्स की तादाद देखी जाती है। स्पर्म वो मादा जरसूमा होता है जो हमल ठहरने के लिए लाजमी होता है। स्पर्म की तादाद कम से कम 20 मिलियन फ़ी मिलीलीटर होना चाहिए। इनमें कम से कम 50% आगे की तरफ हरकत करते हुए नज़र आने चाहिए और कम से कम 14% नॉर्मल शक्ल के होने चाहिए। हर जरसूमे के 3 हिस्से होते हैं, एक सर, दरमियानी हिस्सा और दुम। जरसूमे की नॉर्मल शक्ल जांचना सबसे मुश्किल मरहला है। इसके लिए ख़ास किस्म की खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप और बहुत ज़्यादा महारत और टेस्टों की ज़रूरत होती है। बांझपन के शिकार जोड़ों में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर मर्द औलाद ना होने की सूरत में औरत को कसूरवार ठहराते हैं और अपना टेस्ट करवाना अपनी मर्दानगी के ख़िलाफ़ समझते हैं। ऐसे मर्दों से दरख्वास्त की जाती है कि शादी के 2 से 3 साल बाद बच्चा ना होने की सूरत में बीवी के साथ अपने सेमन का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। बीवी के बैज़े का टेस्ट। अगर बीवी की माहवारी का निज़ाम ठीक और बाकायदा है और उम्र 35 साल से कम है तो आम तौर पर अंडे दानी ठीक होती है, यानी हर महीने एक अंडा बन रहा होता है। पहले ज़माने में इस टेस्ट के लिए बच्चेदानी की सफाई की जाती थी, जो अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मालूमात खून के टेस्ट से मालूम हो सकती है। जिस दिन से माहवारी शुरू होती है वो पहला दिन कहलाता है। जिन औरतों की माहवारी 20 से 30 दिन के वक्फे से आती है उनके खून का टेस्ट
21वें दिन खून में प्रोजेस्टेरोन की सतह देखने के लिए किया जाता है। अगर खून में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो तो इसका मतलब है कि अंडा बाकायदगी से नहीं बनता। इसकी वजह मालूम करने के लिए भी सिर्फ खून का टेस्ट ही काफ़ी है। माहवारी के शुरू के दिनों में मदर झैल हार्मोन्स की दिमाग के एक गदूद से आते हैं। इनकी सतह की मिकदार भी जांची जाती है। सीरियम FSH, सीरियम LH, सीरियम प्रोलेक्टिन। अगर सीरियम प्रोलेक्टिन ज़्यादा हो तो दवाओं के ज़रिए कम हो जाता है और अंडे दानी का काम बाकायदगी से शुरू हो जाता है। बाकी दोनों हार्मोन्स का बैलेंस अगर उल्ट जाए तो बच्चे दानी में पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं। इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से अंडे दानी में अंडे की बढ़ोतरी मुतासर होती है। इस बीमारी का इलाज दवाओं से हो सकता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हों तो अंडे दानी का काम नहीं करती और दवाओं के ज़रिए भी इलाज मुमकिन नहीं होता। ट्यूब का टेस्ट। औरतों के ट्यूब का टेस्ट करना ज़रा पेचीदा अमल है। इसके दो तरीके होते हैं। बच्चा दानी के मुंह के ज़रिए दवाई बच्चा दानी में दाखिल की जाती है, जो ट्यूब्स नलों के ज़रिए पेट में दाखिल होती है और इसका एक्सरे लिया जाता है, जिसमें दवाई बच्चा दानी से निकलकर नलों के ज़रिए पेट में जाती हुई नज़र आती है। इसके ज़रिए ये साबित हो जाता है कि ट्यूब्स खुले हुए हैं। इस अमल में ख़ासा दर्द होता है। कभी कभी दर्द की वजह से औरत के बेहोश होने का ख़तरा भी होता है। ट्यूब चेक करने का दूसरा तरीका सर्जरी है। मरीज़ को बेहोश करके नाक के नीचे छोटा सुराख बनाकर कैमरा टेलीस्कोप पेट के अंदर डालते हैं और बराह रास्त अंदर का मुआयना करते हैं। बच्चा दानी के ज़रिए दवाई दाखिल की जाती है और वो पेट के अंदर जाती हुई नज़र आती है। लेप्रास्कोपी बेहतरीन तरीका है क्योंकि इससे ज़्यादा मालूमात भी मिल सकती हैं। मसलन बच्चे दानी और अंडे दानी कैसी है और इसके आसपास और कोई बीमारी तो नहीं है। ख़ास कर दो इकसाम की बीमारियां अहम हैं। एक इन्फेक्शन यानी जरसूमे की वजह से सोजिश का हो जाना। अगर ये बार बार हो तो अंडे दानी ट्यूब्स और बच्चे दानी आपस में चिपक जाते हैं या इनके दरमियान बारीक चिल्ली बन जाती है। इन दोनों सूरतों में अंडे और मर्द के जरसूमे का मिलाप नामुमकिन हो जाता है। इस इन्फेक्शन को PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी कहा जाता है। दूसरी बीमारी का नाम एंडोमेट्रोसिस है। ये अंडे दानी और ट्यूब्स को ख़राब करती है। इसमें हर माहवारी के साथ थोड़ा सा खून पेट के अंदर चला जाता है और वहाँ जम जाता है। इस बीमारी की वजह से हर महीने पेट के अंदर खून जमता रहता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इलाज नामुमकिन हो जाता है। शादी के 1 साल तक अगर हमल ना ठहरे तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए और इब्तदाई टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर लड़की की शादी 30 साल से ज़्यादा उम्र में हुई है तो मुनासिब है कि 1 साल इंतज़ार ना करें बल्कि 6 माह बाद ही टेस्ट शुरू कर दें, क्योंकि औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाए तो बच्चा ठहरना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि सबसे पहले शौहर के तौलीदी जरसूमों का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान टेस्ट है। अगर मर्द के तौलीदी मादे में थोड़ी बहुत ख़राबी हो तो उम्मीद होती है कि ये इलाज से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ख़राबी हो तो ऐसे मर्दों का बाप बनना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये ख़राबी तो पैदाइशी होती है या बाद में चोट लगने से या अफूनत के असर यानी इन्फेक्शन से पैदा हो जाती है। औरतों में अगर माहवारी की ख़राबी हो या अंडेदानी का काम ठीक ना हो तो दवाइयों के ज़रिए किसी हद तक इलाज हो सकता है। अगर ट्यूब्स बंद हों तो फिर ऐसी औरतों का नॉर्मल तरीके से हमल ठहराना नामुमकिनात में से है। हमारे मुल्क में टीबी का मर्ज़ ज़्यादा है, इसलिए अक्सर औरतों को ट्यूब्स की टीबी भी होती है और ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। अगर एक ट्यूब बंद हो और एक ट्यूब खुली हो तो इलाज की कोशिश की जा सकती है। बांझपन का इलाज।
اولاد اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمت ہے۔ شادی کے بعد ہر مرد و زن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد باپ بنے۔ شادی کے فوراً بعد اگر 2-3 سال تک بچہ نہ ہو تو بالکل پریشان نہ ہو، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین بھی شادی کے بعد ماں بن جاتی ہیں، بعض اوقات سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، اس کے باوجود بچہ نہیں ہوتا، 10 سے 12 سال گزر جاتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے اولاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ عورت مرد دونوں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ اپنا کرم کرے گا اور آپ باور ہوں گے اور اولاد کی دولت سے آپ فیض یاب ہوں گے۔ بانجھ پن کے علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر دوائیوں سے فائدہ نہ ہو یا خرابی ایسی ہو کہ دوائیاں اثر نہ کریں یا کسی خرابی کا پتہ چل رہا ہو اور دوائیوں کے باوجود حمل نہ ٹھہرتا ہو تو یہ طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مصنوعی طریقے سے مادہ تولیدی داخل کرنا۔ یہ ایک ایسا سادہ طریقہ ہے، اس میں ٹیوبز کا کھلا ہونا اور مادہ تولید تقریباً نارمل ہونا ضروری ہے۔ اس طریقہ علاج میں پہلے بیوی کو دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ لازمی طور پر 2 یا 3 انڈے بن سکیں۔ ماہواری کے 12ویں، 13ویں یا 14ویں دن جب الٹرا ساؤنڈ میں انڈے کا سائز اگر مناسب ہو تو شوہر کا مادہ تولید لے کر تیار کیا جاتا ہے۔ مادہ تولید کو 2-2.5 گھنٹے تک مختلف طریقے سے صاف کرتے ہیں تاکہ صرف اچھے اور تیز حرکت والے جرثومے علیحدہ ہو جائیں، اور پھر ان کو ایک باریک پلاسٹک کی نلکی کے ذریعے بچہ دانی کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 15% کامیابی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو کہ ابتدائی ہے۔ اس طریقے علاج کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہے، اس کو سمجھتے کم لوگ ہیں۔ یہ طریقہ علاج پہلی بار 1978 میں برطانیہ میں آزمایا گیا اور کامیاب ہوا۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کی ٹیوبز بند ہیں، جن کے انڈے مشکل سے بنتے ہوں یا جن کے یہاں اولاد نہ ہونے کی کوئی طبی وجہ معلوم نہ ہو رہی ہو اور کوشش کرتے ہیں 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہو۔ اس طریقہ کار میں پہلے بیوی کو مختلف قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کے انڈے زیادہ بنیں۔ تقریباً 10 سے 20 انڈے بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پر باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ جب انڈوں کا مطلوبہ سائز تیار ہو جاتا ہے تو ایک سوئی کے ذریعے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور لیبارٹری میں خاص قسم کے انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر شوہر کا جرثومہ لے کر اس کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد ان میں سب سے صحت مند اور اچھے پروان چڑھانے والے 2 یا 3 جنین الگ کر کے بیوی کی بچہ دانی میں باریک نلکی کے ذریعے ڈال دیتے ہیں۔ 15 سے 20 دن کے بعد اگر ماہواری نہ ہو تو خون میں حمل ٹھہرنے کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس طریقے علاج سے 40 سے 45 لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے اور خاص کر 35 سال سے کم عمر کی عورتوں میں بچہ صحیح طریقے سے پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایڈوانس ٹیکنیک۔ یہ طریقہ کار ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ایڈوانس ٹیکنیک ہے۔ یہ خصوصاً ایسے معاملوں میں مفید ہے جہاں مرد کی خرابی ہو، سپرم یا تو کم ہوں یا حرکت کم کرتے ہوں یا ظاہری طور پر نارمل نہ نظر آتے ہوں۔ اس تکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ سپرم ہزاروں کی تعداد میں درکار نہیں ہوتے، بلکہ جتنے انڈے ملتے ہیں اتنی ہی سپرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی پہلے بیوی کو مختلف دوائیاں دے کر انڈے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو نکالا جاتا ہے۔ خاص قسم کے مائکروسکوپ کی مدد سے بال سے بھی باریک سوئی کے ذریعے انڈے کے اندر ایک ایک سپرم داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مہارت اور باریک بینی کا کام ہے۔ 18 گھنٹے کے بعد ان کو چیک کرتے ہیں اور اگلے 2 یا 3 دن تک ان کی افزائش دیکھنے کے بعد 2 یا 3 بیوی کے بچہ دانی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ 15 سے 20 دن کے ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ وہ مرد جن کے مادہ تولید میں جرثومے بالکل نہ ہوں مگر فوطے میں
جرثومے بنتے ہوں ان کا علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ان کے فوطے میں سوئی ڈال کر پانی نکالا جاتا ہے یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر اس جرثومے کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ پھر اس ایڈوانس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طریقہ کار سے ایک انڈے کے اندر ایک ایک اسپرم کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کامیابی 30 سے 35% ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا ایڈوانس طریقے میں کوئی خاص ذیلی اثرات نہیں ہوتے۔ خطرناک قسم کی پیچیدگیاں ہزاروں میں سے ایک کو ہوتی ہیں۔ اگر بر وقت علاج شروع ہو جائے تو جلدی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ سب جائز طریقے ہیں کیونکہ اس میں صرف شادی شدہ جوڑوں کا علاج ہوتا ہے اور صرف شوہر کے مادہ تولید اور بیوی کے انڈے آپس میں ملائے جاتے ہیں۔ کسی تیسرے شخص کے جسمانی مادوں کا استعمال قطعی نہیں ہوتا۔ یہ سارے طریقے ایران، سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں کامیابی سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس قسم کے جدید طریقے سے پاکستان میں بھی کئی لوگوں کی زندگی میں بچے کی آمد سے بہار آ چکی ہے۔ جن خواتین کی عمر 42 سال سے زیادہ ہو یا انڈے دانی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو یا شوہر کے سپرم بالکل نہ بندے ہوں، ان کی راضی برضا رہنا ضروری ہے کیونکہ ایسے معاملات میں کامیابی کا زیادہ امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے خواہ مخواہ ہر جگہ جانے، ٹھوکریں کھانے اور پیسہ ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ ایک دفعہ ہی تسلیم کر لیا جائے اور کوشش کر کے بچے کو گود لے لیا جائے۔ کسی بے سہارا بچے کو پالنا بہت بڑی نیکی ہے، خاص کر کسی یتیم اور بے سہارا بچے یا بچی کو گود لینا بہت ثواب کا کام ہے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور گود لینے والا بھی خوش و خرم زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اس میں معلومات اچھی لگی ہوں تو نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.